जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम बात करेंगे जियोलॉजी के आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, आज आपका जियोलॉजी का एग्जाम था। जो भी विद्यार्थी झारखंड से है और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका 25 में से कितना सही बना कर आए। लास्ट डे को मैंने एक वीडियो डाला था जिनमें से हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया था, और आज मैंने क्वेश्चन देखा तो यही मालूम हुआ कि जो हमने बताया था उनसे बाहर नहीं आया। और हमने कहा था कि 10 साल का एमसीक्यूज को देख लीजिएगा, पीवाईक्यूज को हमारे चैनल से, और आपका अगर पीवाईक्यूज देख के गए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था, ना हार्ड था और ना ही आपका लो था, मॉडरेट था। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके आए होंगे। तो चलिए देर कर एमसीक्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हिच टाइप ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग्स टू। तो अगर आप मेरे सब्जेक्टिव वाले सेक्शन देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मैं मार्बल के बारे में बात करूं, है ना, या नीस के बारे में बात करूं, या ग्रैनुलोज या मैक्यूलोज या सिस्टोज या नाइसेज, ये सारे के सारे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। हमने बताया था कि पेट्रोलॉजी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पेट्रोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक का ये सारे उदाहरण है जो कि हमने नाम लिया: मार्बल, ग्रैनुलोज, मैक्यूलोज, सिस्टोज, नाइसेज। ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक का ही उदाहरण है, यानी कायंत्री चट्टान का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ डज मार्बल बिलोंग्स टू, यानी मार्बल किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मार्बल। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: इन विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी आर फॉसिल्स स्टडी। यहाँ पर कह रहा है कि जीवाश्मों का अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा में करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में हमने ये भी बात किया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया था। तो हमने बताया था कि पेट्रोलॉजी में बेसिकली स्टडी होता है रॉक्स का। देन हमने बताया था इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी में बेसिकली स्टडी होता है मिनरल्स का। और पैलेंटोलॉजी के बारे में हमने बताया था कि बेसिकली पैलेंटोलॉजी का स्टडी होता है फॉसिल्स का, यानी जीवाश्म का। और स्ट्रैटिग्राफी जो है उसमें बेसिकली स्टडी होता है उनके जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में, तथा विभिन्न समय अंतराल में किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ, है ना, किस प्रकार के जीव जंतु किस टाइम उनकी उत्पत्ति हुआ और विलुप्त होकर चल गया। तो अलग अलग समय अंतराल में जो बदलाव आया धरती में, तो उनके बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं स्ट्रैटिग्राफी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी आर फॉसिल्स स्टडी, यानी जीवाश्म का अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। तो क्लास 12 में आपको 4 ब्रांच ही पढ़ना पड़ता है, आपका पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी। तो आपको 4 में से ही कोई एक होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फॉसिल्स के बारे में, और अभी मैंने बताया कि फॉसिल्स का स्टडी होता है पैलेंटोलॉजी में, जिसे हिंदी में नाम ही है जीवाश्म विज्ञान। यानी जीवाश्मों का अध्ययन किसमें होगा, जीवाश्म विज्ञान में होगा, अगर हिंदी में बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी कई एक बार घुमा के पूछता है, कभी लोएस्ट पूछ देगा तो कभी हाईएस्ट पूछ देगा। तो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इन फाउंड विच वोल्केनिक रॉक। कभी कभी पूछ देगा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इज फाउंड इन विच वोल्केनिक रॉक, यानी सिलिका का सबसे कम प्रतिशत किस ज्वालामुखी शैल में पाया जाता है। और कभी कभी हाई पूछ देगा, है ना, यानी अधिक प्रतिशत। तो बेसिकली सिलिका की मात्रा अगर इन 4 ऑप्शन में से मैं बात करूं तो बेसाल्ट में सबसे कम पाया जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है 45 से 50% इसमें सिलिका की मात्रा होता है। लेकिन अगर हम रायोलाइट के बारे में बात करें तो रायोलाइट में जो है 65% से भी अधिक सिलिका की मात्रा होता है रायोलाइट में। तो अगर इस बार लोएस्ट पूछा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेशन में आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका के बारे में पूछ दे, जैसे कि इस बार लोएस्ट पूछा है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लेकिन अगर हाईएस्ट पूछता तब हम रायोलाइट में टिक लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। यहाँ पर मैग्नेटाइट के रासायनिक सूत्र के बारे में पूछा है। तो अगर मैं केमिकल फार्मूला के बारे में बात करूँ, यानी रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र के बारे में बात करूँ, तो मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर जो और मिनरल पूछा है, यानी आपका खनिज अयस्क है, यानी एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है बॉक्साइट, है ना। अगर आपसे पूछता कि बॉक्साइट किसका खनिज अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का होता। तो अगर ऑप्शन घुमा के पूछता तो भी आपको याद रखना है, और इसके बारे में PYQs में मैंने कई एक बार अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ, है ना। कभी कभी पूछ दे और यानी बॉक्साइट इज बॉक्साइट के बारे में पूछता है कि बॉक्साइट किनका खनिज अयस्क है, तो ऑप्शन में रहेगा एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि और मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड बॉक्साइट, यानी जो एल्यूमिनियम है ये बेसिकली खनिज अयस्क है बॉक्साइट का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो हमने इससे पहले भी पूछा, बताया था इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक सेक्शन में कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी इज। तो बेसिकली इकोनॉमिक जियोलॉजी में किसका स्टडी होता है? तो अभी भी हमने बात किया कि पेट्रोलॉजी में स्टडी होगा रॉक्स का, लेकिन इकोनॉमिक जियोलॉजी में स्टडी होगा और मिनरल्स का, यानी खनिज अयस्कों का अध्ययन होता है आर्थिक भूविज्ञान में। और देन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा कि जीवाश्म का अध्ययन यानी फॉसिल का स्टडी किस ब्रांच में होगा, तो पैलेंटोलॉजी में, और मिनरल्स का स्टडी होगा इकोनॉमिक जियोलॉजी में। लेकिन अगर पूछता कि द स्टडी ऑफ रॉक इज रिलेटेड टू व्हिच ब्रांच, देन आपका होता है पेट्रोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिक जियोलॉजी में किन का अध्ययन होता है, तो यहाँ पर खनिज अयस्क का। तो चलिए, जो भी विद्यार्थी खनिज अयस्क या अयस्क खनिज में टिक लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यह एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस आर वैराइटीज ऑफ, यानी एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो है ये किनका प्रकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोल, आयरन, कॉपर एंड माइका। तो अगर मैं एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस के बारे में बात करूं, तो ये बेसिकली कोयला का प्रकार है, यानी कोयला को जो है बेसिकली उनके कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन, देन उनको कैटेगराइज किया गया है 4 भागों में उनके क्वालिटीज के आधार पर कोयला को। तो जो ये एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट है ना, इस और पीट, ये आपका बेसिकली वो 4 प्रकार है कोयला का। तो कार्बन की मात्रा जिसमें जितना अधिक रहेगा कोयला को उतना बेस्ट क्वालिटीज का माना जाएगा। तो ये एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, यानी बेस्ट क्वालिटीज का। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, जिससे कि जलावन में हो या ईंटा पकाने के लिए हो या कोयला का जहां भी यूज होता है, तो ये अच्छे तरीके से जलता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो होता है ये आपका बेस्ट क्वालिटी का कोयला का उदाहरण है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का जो सटीक उत्तर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इन सारे चीजों के बारे में विस्तार से ऑलरेडी मैं PYQs में भी अच्छे से चर्चा किया हूँ। तो आई होप अगर आप देख के गए होंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से बना के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपका सिंहभूम में है, और जादूगोड़ा इज इन झारखंड इज फेमस फॉर व्हिच टाइप ऑफ डिपॉजिट। तो जादूगोड़ा के बारे में आप देखे होंगे कि जिस प्रकार आप सुने हैं कि जापान के हिरोशिमा या नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, तो उनके आसपास जितने भी लोग हैं अभी भी वहाँ डिजेबिलिटीज की संख्या बहुत अधिक है। वहाँ पर लोग जो है ना विकलांग ये होता है, पैदा होते हैं। तो आपका ठीक उसी तरह से ये जो जादूगड़ा है, तो जादूगड़ा में जो कल कारखाना है बेसिकली यूरेनियम का है वहाँ पर, तो जिनके वजह से उनके रेडिएशन के वजह से वहाँ भी उसी तरह स्थिति उत्पन्न है।
हालांकि वो नागासाकी और हिरोशिमा जैसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी कम नहीं है। वहाँ के आसपास लोग रेडिएशन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जादूगोड़ा जो है बेसिकली रेडियो एक्टिव मिनरल्स डिपॉजिट के लिए फेमस है। और रेडियो एक्टिव मिनरल्स का या डिपॉजिट्स का जो उदाहरण है वो है आपका यूरेनियम। तो कभी कभी एग्जाम में जो है वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स के जगह में वो यूरेनियम भी देता है। तो चाहे वो यूरेनियम रहे या रेडियो एक्टिव मिनरल्स रहे, दोनों आपको एक ही समझना है। यानी रेडियो एक्टिव मिनरल्स का वो एग्जाम्पल है यूरेनियम। तो कभी कभी एग्जाम में रेडियो एक्टिव यानी सक्रिय पदार्थ नहीं देके कभी कभी यूरेनियम दे देता है। तो जादूगोड़ा जो है वो आपका जो झारखंड में है ये फेमस है किसके लिए? ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स डिपॉजिट के लिए। तो झारखंड का जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट फॉसिल। तो अगर मैं प्लांट फॉसिल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केलिमिन, आर्का और गॉग्स, मोटर एंड मुरेक्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इनको गैंग मॉप ट्रीज भी कहा जाता है। तो अगर इससे पहले पीओआईक्यूज देखे होंगे 2025 से लेकर 2010 तक मेरे एमसीक्यूज वाले सेशन में, पीओआईक्यू सेशन में, तो वहाँ कई एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है प्लांट फॉसिल्स के रिगार्डिंग, और उसमें ऑप्शन है गैंग मॉप ट्रीज, गैंग मॉप ट्रीज। तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पर है ना, गॉन्ग्स, मदर या मोटर जो बोल सकते हैं, तो उनको गैंग मॉप ट्रीज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अगर बारे में बात करूं तो व्हिच मिनरल इज द ऑर ऑफ कॉपर। तो ये क्वेश्चन भी कई एक बार पूछा है पीवाईक्यूज में। तो व्हिच मिनरल इज द ऑर ऑफ कॉपर, कॉपर का अयस्क कौन है, खनिज अयस्क कौन है? तो चाल्कोपायरेट आपका सही है। बहुत कोई हेमाटाइट, मैग्नीज या बॉक्साइट में टिक लगाए होंगे, लेकिन वो गलत है। सही आंसर जो है वो आपका चाल्कोपायरेट होगा। और इसको मैंने ट्रिकी मेथड में याद रखने के लिए भी बताया था कि C4 चाल्कोपायरेट याद रखिए और C4 कॉपर याद रखिए, यानी C4 कॉपर एंड C4 चाल्कोपायरेट। अब बाकी 3 ऑप्शन देख लीजिए, है ना। बॉक्साइट का फर्स्ट लेटर B है, हेमाटाइट का फर्स्ट लेटर H है, देन मैग्नीज का फर्स्ट लेटर M है, लेकिन यहाँ पर चाल्कोपायरेट का फर्स्ट लेटर जो है वो C है ना। या कॉपर का भी फर्स्ट लेटर क्या है? C है। तो व्हिच मिनरल इज द ऑर ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का खनिज अयस्क कौन है? चाल्कोपायरेट। कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि चाल्कोपायरेट किस खनिज अयस्क का उदाहरण है, तो उस कंडीशन में कॉपर सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि कॉपर का खनिज अयस्क कौन है, तो चाल्कोपायरेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी ऑफ रॉक इन फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिपोजिशन इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर जो निक्षेप के क्रम में चट्टानों का जो गठन होता है ना, यानी एक तरह से कह सकते हैं बेडिंग यानी लेयरिंग फॉर्म में, तो बेसिकली वो स्ट्रैटिग्राफी में ही होता है ना। स्टडी ऑफ रॉक फॉर्मेशन इन ऑर्डर डिपोजिशन, यानी इनका जो गठन होता है तो बेसिकली वो क्रमबद्ध में होता है ना, लेयरिंग फॉर्म में। और ये भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चर्चा किया था, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे कि इनका आंसर क्या होगा। नाइसेज एंड ग्रैनुलोज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड इन, यानी नाइसेज के बारे में बात करें या ग्रैनुलोज, ये किस प्रकार की संरचना, यानी ये जो संरचना है नाइसेज संरचना या ग्रैनुलोज, ये किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि ग्रैनुलोज के बारे में बात करें, मैक्यूलोज के बारे में बात करें, सिस्टर्स के बारे में बात करें, नाइसिस के बारे में बात करें या मार्बल के बारे में बात करें, ये सारे के सारे आपका मेटामॉर्फिज्म का यानी मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, यानी कायंत्रित चट्टानों का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है मेटामॉर्फिक, है ना। और एम, मेटामॉर्फिक का फर्स्ट लेटर एम, देन आपका एम फॉर मार्बल, मार्बल भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। तो मैक्यूलोज है ना, मैक्यूलोज, मैक्यूलोज का फर्स्ट लेटर एम और मेटामॉर्फिक का फर्स्ट लेटर एम, यानी मैक्यूलोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिज्म। देन मैक्यूलोज के जैसा ही आपका एक सिमिलर नाम है ग्रैनुलोज, है ना, या नाइसेज सिस्टेज। ये सारे के सारे जो भी मैं नाम ले रहा हूँ इनकी संरचना
का संबंध है कायंत्रिक चट्टानों से। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कायंत्रिक चट्टान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच रॉक इज फॉर्म्ड बाय प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म, है ना, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म यानी प्लूटोनिक कायंत्रण द्वारा कौन सी चट्टानें बनती है ना। तो ग्रेनुलोलाइट होगा या संगमरमर होगा या नीस होगा या क्वार्टजाइट होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 30 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका ग्रेनुलाइट, है ना, ग्रेनुलाइट, क्योंकि यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म से संबंधित पूछा है यानी कायंत्रिक चट्टानों के अंतर्गत, है ना, प्लूटोनिक रॉक। और यहाँ पर प्लूटोनिक रॉक का उदाहरण कौन सा होगा, तो ग्रेनुलाइट आपका सही जवाब है। चट्टानों में दो तरह की चीजें होता है ना, एक होता है वोल्केनिक रॉक और एक होता है प्लूटोनिक रॉक, है ना। वोल्केनिक रॉक कहने का मतलब यानी वोल्केनिक बोले तो ज्वालामुखी चट्टान जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो दो चट्टानों में जो है आपको दो तरह की चीजें याद रखना है, एक होता है प्लूटोनिक रॉक और एक होता है वोल्केनिक रॉक। यानी वोल्केनिक रॉक हम कहेंगे जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ में जो रॉक्स मौजूद होंगे, यानी पृथ्वी के बाहरी हिस्से में जो चट्टानें पाया जाएगा वो वोल्केनिक रॉक का उदाहरण होगा। और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी इंट्रूसिव पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में अगर चट्टान मौजूद है तो हम उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेनुलाइट है, लेकिन यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत पूछा है, क्योंकि पेट्रोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत ग्रेनुलाइट आपका इसलिए होगा क्योंकि मेटामॉर्फिज्म तभी बनेगा जब आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा, है ना। जब कोई चट्टान चाहे वो मान लीजिए, आप याद रखिए, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिज्म में बदल जाता है। ये ग्रेनुलाइट जो है इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के वजह से ये मेटामॉर्फिज्म में परिवर्तित हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फाइंड एज अ प्लेजर डिपॉजिट। और हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेक्शन में भी बताया था कि प्लेजर डिपॉजिट को पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया भी है। तो प्लेजर डिपॉजिट में बेसिकली जो पाया जाता है यानी निम्नलिखित में कौन सा प्लेजर निक्षेप के रूप में पाया जा सकता है, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा गोल्ड यानी सोना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या सोना पाया जाता है प्लेजर डिपॉजिट में, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल नहीं पाया जाता है, लेकिन गोल्ड के अलावा कुछ और भी चीजें पाई जाती है, जैसे आपका टीन हो गया, इसके अलावा डायमंड हो गया, इसके अलावा प्लेटिनम हो गया। तो ये आपका प्लेजर डिपॉजिट में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो गोल्ड का होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी ऑफ रॉक इज नॉन एज। अभी हमने बात किया कि पेट्रोलॉजी के अंदर रॉक्स का स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में और मिनरल्स का स्टडी किया जाता है, और पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है ना। तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ रॉक इज नॉन एज, तो रॉक का स्टडी किस में होगा, पेट्रोलॉजी में होगा। इसलिए पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, यानी पेट्रोलॉजी को रॉक साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टडी ऑफ रॉक इज नॉन एज पेट्रोलॉजी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरोलुसाइट इज एन ऑर ऑफ। पाइरोलुसाइट जो है किसका खनिज अयस्क है, तो बेसिकली पाइरोलुसाइट के बारे में अगर बात करूं तो ये मैग्नीज का है ना। पाइरोलुसाइट इज एन ऑर ऑफ मैग्नीज। या क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ देता कि मैग्नीज का खनिज अयस्क का उदाहरण कौन होगा, तो पाइरोलुसाइट आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डायोराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच रॉक। डायोराइट के बारे में बात करूं, ग्रेनाइट के बारे में बात करूं या साइनाइट के बारे में बात करूं, ये सारे के सारे ही उदाहरण है आपका इग्नियस रॉक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, है ना। और ये आपका जेएसएससी जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने पीवाईक्यू वाले सेशन में आपका ट्रिकी मेथड में बताया था कि कोडरमा जो होता है, कोडरमा का ऐसे लिखा जाता है ना, कोडरमा, कोडरमा
तो कोडरमा, 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 तो कोडरमा का क याद रखना है ना। कोडरमा का क। आयरन होता है लोहा, कॉपर होता है तांबा, माइका को हिंदी में कहा जाता है अभ्रक, माइका को हिंदी में कहा जाता है अभ्रक, और लाइमस्टोन को कहा जाता है हिंदी में चूना पत्थर। तो यहाँ पर आयरन को हिंदी में लोहा, लोहा का फर्स्ट जो लेटर है वो लौ है, कॉपर का है ना, यहाँ भी क है, लेकिन आपको याद रखना है माइका, माइका यानी अभ्रक का क और क से कोडरमा याद रखना है। तो कोडरमा जो फेमस है वो आपका माइका मिनरल्स का सबसे ज्यादा जो झारखंड में पाया जाता है वो आपका कोडरमा में पाया जाता है। जैसे हमने बात किया यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा, आपका जादूगोड़ा में। आयरन की मात्रा सिंहभूम वाले क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। कोयला के बारे में बात करें तो धनबाद में सबसे अधिक पाया जाता है। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो लोहरदगा है ना, बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं कोडरमा जो है यहाँ पर माइका जो है, माइका मिनरल जो है यह सबसे अधिक मात्रा में इनका विस्तार है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। तो कोडरमा का क, अभ्रक का क और क से कोडरमा। अभ्रक का लास्ट जो लेटर है क्या है, क है, और कोडरमा का फर्स्ट लेटर क्या है, क, तो क से कोडरमा। अभ्रक का क और क से कोडरमा। तो झारखंड का 24 जिला है, 24 जिला में से कोडरमा ही एकमात्र जिला है जो जिसका नाम क से शुरू होता है, बाकी 23 जिला क से शुरू नहीं होता है। तो आपका अभ्रक का क और क से कोडरमा। माइका है ना, या सी आता है तो सी से आप कोडरमा भी याद रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो कोडरमा जो है, कोडरमा इज फेमस फॉर माइका मिनरल्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन में बताया था कि जो पैलेंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसका संबंध है ना, जिसका नजदीकी संबंध है बायोलॉजी से, यानी जो जीवाश्म विज्ञान है ये आपका जीव विज्ञान से इनका आपका क्लोजली रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, केमिकल कंपोजिशन ऑफ चाल्कोपाइरेट। यहाँ पर चाल्कोपाइरेट का रासायनिक सूत्र के बारे में पूछा है, यानी चाल्कोपाइरेट का रासायनिक संगठन क्या है। तो इनका सटीक उत्तर होगा CuFeS2, आपका ये सही है, CuFeS2, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट, है ना, ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, और मेरा चैनल में जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑलरेडी पहले से ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर टाइम यूनिट के बारे में पूछा है, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ी जो समय अवधि है वो है आपका ईरा। हालांकि ईरा से भी बड़ा होता है इयोन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो ईरा अगर इयोन रहता तो इयोन में टिक लगाते, लेकिन इयोन से छोटा होता है ईरा, है ना। तो और ईरा से छोटा हो जाएगा आपका पीरियड, फिर पीरियड से छोटा इपोक, देन एज, ऐसे आपका होता है। तो इन चारों में से सबसे जो बड़ा टाइम यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, है ना, भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार, तो ईरा सबसे बड़ा टाइम यूनिट है, समय इकाई है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इकोनॉमिक डिपोजिट्स ऑफ कोल आर फाउंड इन व्हिच रॉक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेक्शन में हमने गोंडवाना के बारे में बताया था। गोंडवाना को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना। तो बेसिकली लोअर गोंडवाना अगर नहीं भी रहता, सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना भी रहता, तो भी आपका गोंडवाना ही टिक लगता। आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण कोयला है, तो इनका विस्तार सबसे ज्यादा लोअर गोंडवाना में, इनका ज्यादा विस्तार है ना। तो आपका लोअर गोंडवाना सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, है ना। इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी मेरे चैनल में कई एक बार चर्चा कर चुका हूँ और ट्रिकी मेथड में बताया हूँ, और अभी भी मैं बताऊंगा, और आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। चाहे आप जेएसएससी या जेपीएससी का भी तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये झारखंड राज्य से संबंधित है और ये नोआमुंडी झारखंड में ही है आपका। तो नोआमुंडी के बारे में बात करूं या आपका जादूगोड़ा के बारे में बात करूं, तो ये सब सिंहभूम के आसपास के ही एरिया है। तो नोआमुंडी को बेसिकली आपको याद रखना है लोहामुंडी से, है ना।
नोआमुंडी इक्वल टू लोहामुंडी। और लोहामुंडी मतलब कि नोआमुंडी में लोहा पाया जाएगा, इसलिए हमने कहा कि नोआमुंडी में क्या पाया जाएगा। नोआमुंडी इन झारखंड इज फेमस फॉर, तो बेसिकली आयरन, और आयरन को हिंदी में कहा जाता है लोहा। तो 4 ऑप्शन है। नोआमुंडी किस लिए फेमस है, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, या कोल के लिए। तो ये आयरन के लिए फेमस है। नोआमुंडी इज फेमस फॉर आयरन, है ना। और आयरन को हिंदी में कहा जाता है लोहा। तो हमने इसलिए कहा नोआ इक्वल टू लोहा। नोआ इक्वल टू लोहा आपको याद रखना है, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ट्रिकी मेथड याद रखिए। तो नोआ मुंडी इज फेमस फॉर लोहा, यानी लोहा मुंडी। नोआ मुंडी इक्वल टू लोहा मुंडी। तो नोआ मुंडी में क्या पाया जाएगा भाई, लोहा पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इंट्रोड्यूस द टर्म आर्कियन। ये जो आर्कियन शब्द है, इनको सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने परिचय करवाया था। तो अगर मैं आर्कियन के बारे में बात करूं, आर्कियन ग्रुप के चट्टानों के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया था जेडी डाना साहब ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, जेडी डाना, है ना। 24 का जेडी डाना। एंड 25 ये भी PYQs में कई एक बार चर्चा किया हूं कि द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास, यानी वर्तमान जो समय है ये भूत की कुंजी है ना। वर्तमान जो है ये आपका भूत की कुंजी है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो भी चीज देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीते समय का मेहनत का ही फल है। अगर आज आपका एग्जाम हुआ, या आज आपका एग्जाम, है ना, हुआ, और कल आपको रिजल्ट आएगा, तो कल का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका बीते समय के मेहनत का परिणाम होगा। तो इसलिए कहा गया कि द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास, यानी वर्तमान समय में जो भी आप देख पा रहे हैं, चाहे वो वर्तमान में पहाड़ पर्वत, या तो वही है कि वर्तमान जो है वो आपका भूत की कुंजी है। वर्तमान समय में जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीते समय का ही परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का, सॉरी, इस स्टेटमेंट को जीत दिया था वो आपका जेम्स हटन। और जेम्स हटन जो है ये आपका कौन थे, ये फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, यानी मॉडर्न जियोलॉजी के पिता कहा जाता है जेम्स हटन को, है ना। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जिसने आपका जियोलॉजी ही नहीं बल्कि ये पेशे से एक डॉक्टर भी थे, केमिस्ट भी थे, एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट थे। लेकिन पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार के इसने थ्योरी दिया था, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए थे, जिसलिए जेम्स हटन को यानी मॉडर्न आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन को माना गया। और इसीलिए, और यही जेम्स हटन जो है, यही आपका इस स्टेटमेंट को कहा था कि प्रेजेंट इज द की टू पास। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका जेम्स हटन के द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन जो है ना खत्म होता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ग्रेनाइट के आवश्यक खनिज संगठन, है ना, ये आपका पेट्रोलॉजी अगर डिटेल्स पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। जीवाश्म विज्ञान क्या है ना। आपका कोयले के 3 प्रकार लिखे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, है ना, एंड पीट। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में यहाँ पर परिभाषित करें। जीव जंतु पत्थर के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हमने कहा था कि कोई भी जीव जंतु या आपका ये पेड़ पौधा जब मर जाता है तो वो बेसिकली फॉसिल्स में वो जो है ना चेंज हो जाता है। यहाँ पर खनिज अयस्क क्या है ना। रिपल मार्क्स, ये क्वेश्चन भी कई एक बार रिपीट किया है। तो अगर PYQs देखे होंगे या मेरे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन, तो उसमें पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। हमने कहा था कि गैस्ट्रोपोडा पढ़ लीजिएगा, ब्रैकियोपोडा पढ़ लीजिएगा, और ट्राइलोबिटा पढ़ लीजिएगा। देखिए आया भी है, प्लेजर निक्षेप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ फॉसिल्स के बारे में हमने स्टडी करने के लिए बोला था पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत। मैग्मा के बारे में पूछा है, डिफाइन मैग्मा एंड मेन्स एंड इट्स टाइप। मैग्मा और उनके प्रकार से, अभी मैग्मा, है ना, मैग्मा को परिभाषित करें। प्लूटोनिक रॉक, और जैसे वोल्केनिक रॉक हमने कहा। विंध्यन क्रम के आर्थिक महत्व चर्चा करें, हमने स्ट्रैटिग्राफी के अंदर पढ़ने बोला था। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में अंतर लिखिए। कुछ बच्चे हमसे व्हाट्सएप में नोट्स भी मांगा था, हमने दिया भी था। ये आपका ये समकनिक गठन जो है ये पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, उनके टेक्सचर के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
परतदार चट्टान की ये करें सेडिमेंट्री रॉक्स का वर्णन। तो जो भी हमने चर्चा किया था किन 4 प्रश्नों के उत्तर दिए यहाँ पर। झारखंड के संदर्भ में हमने बॉक्साइट के बारे में पढ़ने बोला था, आयरन के बारे में पढ़ने बोला था, कॉपर के बारे में पढ़ने बोला था और कोल के बारे में पढ़ने बोला था कि इन 4-5 में से कोई एक जरूर आएगा। देखिए आपका बॉक्साइट आया ही आया है। तो आपका जो भी मैं ये बताया हूँ इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आया है ना, मैक्सिमम टच किया है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपका कितना आया MCQ 25 में से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।